कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन। एक ही माटी दो ही हाथ, माटी जब सोना उगले तब बनती है बात। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। झुमकी बहन का जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। तो देर ना करते हुए चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली पालक प्रशिक्षण कार्यक्रम से उठा सकते हैं लाभ। किसान नील हरित शैवाल लेकर कर सकते हैं यूरिया की बचत। फसल लगाने से पहले किसान जरूर कराएं मिट्टी की जांच। अब समाचार विस्तार से। राज्य के मछली पालक और मछली बीज उत्पादक अपने काम और व्यवसाय में ज्यादा से ज्यादा तरक्की करें, इसके लिए उन्हें तकनीक और कौशल में दक्ष होना जरूरी होता है। इसी उद्देश्य को लेकर मत्स्य विभाग की ओर से मत्स्य कृषकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के मत्स्य कृषकों के लिए 3 दिवसीय, 5 दिवसीय और 15 दिवसीय आवश्यकता आधारित आवासीय तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। किसान भाई, आप अपने धान फसल में नील हरित शैवाल का इस्तेमाल करके यूरिया खाद की बचत कर सकते हैं। नील हरित शैवाल वायु से नेत्रजन प्राप्त करते हैं तथा इसे धान की फसल को उपलब्ध कराते हैं। अनुसंधान के जरिए ये साबित किया जा चुका है कि नील हरित शैवाल का उपयोग करके प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन की प्राप्ति होती है, जो 66 किलो यूरिया के बराबर है। इस प्रकार इससे 30 किलो नेत्रजन की बचत की जा सकती है। किसान भाई, अपने खेत में कोई भी फसल लगाने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवा लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके खेत की मिट्टी में किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है। इस आधार पर आप सही खाद का चयन कर सकेंगे। मिट्टी की उर्वरा शक्ति मिट्टी में मौजूद विभिन्न पोषक तत्वों के वजह से ही होती है। मिट्टी में किस पोषक तत्व की कितनी मात्रा मौजूद है, किसान को फसल लगाने से पहले इसकी जानकारी होना जरूरी है और इसके लिए आवश्यक है मिट्टी जांच। संतुलित पोषक तत्व से हमारा जो सब्जी फसल में हमारा जो वृद्धि होता है, फल का वृद्धि होता है, फूल जो गिरता है वो फूल नहीं गिरता है और फल में ज़्यादातर स्वाद होता है। तो इसी जो संतुलित पोषक प्रबंधन करने से काफ़ी हमारा फ़ायदेमंद होता है। और मिट्टी का जो अगले जो कोई फसल लेते हैं तो उसमें भी उसका फर्टिलिटी बनाए रहता है। तो संतुलित पोषक प्रबंधन जरूर करें किसान भाइयों, यही मेरा उद्देश्य है। राज्य के किसान अगर शकरकंद की खेती करना चाहते हैं तो इस फसल से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए जिन उन्नत प्रभेदों का चयन करना ज्यादा फायदेमंद होगा, इस संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ सुधीर झा ये सलाह देते हैं। झारखंड में शकरकंद के हेतु उन्नत प्रभेद है श्री नंदिनी, श्री भद्रा और इसके अलावा भी कुछ लाल रंग की होती है, कुछ सफ़ेद रंग की होती है। तो श्री नंदिनी और श्री भद्रा यहाँ अच्छी कर रही है। और अगर उर्वरक प्रबंधन करते हैं किसान भाई तो यहाँ जो लोकल प्रभेद है वो भी अच्छी फसल देती है। जो किसान अभी आलू की खेती कर रहे हैं, फसल तैयार हो जाने के बाद कंद को खेत से कोड़कर बाहर निकालने के लिए कृषि उपकरण बीरसा पोटैटो डिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 60 से 70 डेसिमल प्रतिदिन है। हर किसान की ख्वाहिश होती है कि वो उन्नत खेती करे, अच्छी उपज हासिल करे और अपने परिवार को खुशहाल रखे। आज जो किसान हमसे जुड़े हैं वो इस मुकाम को हासिल करने में सफल रहे हैं। जब एक किसान अपने खेती बाड़ी की तरक्की चाहता है तो वैज्ञानिक खेती का सहारा लेता है और वर्तमान में जो नई कृषि तकनीक है उसका उपयोग करता है। आज जो सफल किसान हमारे साथ जुड़े हैं, इन्होंने भी आधुनिक कृषि प्रणाली को अपनाया है और आज अच्छी उपज प्राप्त कर रहे हैं। हम पहले फूल का खेती करते थे NHM के तहत। उसके ज़रिए हम राजस्थान गए ट्रेनिंग के लिए, सब्जी खेती के लिए। वहाँ जाने के बाद हमको वहीं मिले दिनेश जी, उनसे प्रेरणा मिली कि ड्रिप लगाओ, मल्चिंग करो और खेती करो। उससे हमको पहले 50,000 का मुनाफा होता था एकड़ में, अब 2 से 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया का मुनाफा होता है हमको।
और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2100 रुपए से 2200 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2500 रुपए, चावल उत्तम 3400 रुपए से 3500 रुपए, गेहूं 1700 रुपए से 1800 रुपए, चना 3300 रुपए से 3400 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 4700 रुपए से 5000 रुपए, दाल चना 3700 रुपए से 3800 रुपए, सरसों तेल 9000 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3200 रुपए से 3300 रुपए, आलू 700 रुपए से 800 रुपए और प्याज 900 रुपए से 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। जी हाँ। तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे किसान भाइयों। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। अब बारी है जानकारी की, जिसका पिटारा खोलने वाले हैं हमारे गंद्रू भाई। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अभी तो गेहूं की कटाई हो रही है झुमकी बहन। बिल्कुल। लेकिन गेहूं की कटाई के बाद उसका प्रबंधन कैसे करना है, यानी कटाई के उपरांत उसका प्रबंधन कैसे करना है, ताकि जो हमारा उत्पादन है, जो हमने खेतों से उत्पादन लिया है, वो उसका अच्छा मूल्य मिल सके और साथ ही साथ उसका रख रखाव सही ढंग से हो सके। यानी कि आप बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं हमारे किसान भाई बहन। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हम ये जानकारी उपलब्ध करा देते हैं अपने किसान भाइयों को। बिल्कुल, जानकारी उपलब्ध करवाते हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार जी। किसान भाइयों, आपको पता है कि अभी रबी का मौसम चल रहा है और रबी के फसल कटाई का मौसम चल रहा है, तो उसमें उसके उचित भंडारण कैसे करें, इसके लिए हमारे साथ विशेषज्ञ है डॉक्टर विनय कुमार। तो सबसे पहले सर, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि गेहूं की भंडारण किस तरह से हम करेंगे? किसान भाई, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अन्न का भंडारण में किन किन बातों को हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, उसकी भंडारण कैसे करें, किन विधियों का हम उपयोग करें, इसके बारे में बताना चाहूँगा।
तो किसान भाई सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अन्न भंडारण में सावधानी क्या रखनी है और उसमें जो कीड़े लगते हैं उसके कीड़े लगने के कारण क्या हैं। तो सर्वप्रथम किसान भाई ध्यान देने की बात है कि ये जो कीड़े हैं ये तो फसल जिसमें स्टैंडिंग होता है उसी समय कीड़े लग जाते हैं और इसको हम हार्वेस्ट करके जब हम अपने गोडाउन में ले जाते हैं थ्रेशिंग करने के बाद तो ये कीड़े पहले से रहते हैं और वो नष्ट करते हैं। दूसरा साधन है कि जिस माध्यम से हम इस अनाज को हम गोदाम में ले जाते हैं या तो बोड़े में करके ले जाते हैं तो उस बोड़े में पहले से कीड़े होते हैं या फिर किसी बैलगाड़ी या किसी भी साधन के द्वारा ले जाते हैं उसमें कीड़े होते हैं या फिर जिसमें हम भंडारण कर रहे हैं उसमें पहले से दीवार में छेद है उसमें कीड़े हैं। तो इन कीड़ों के कारण ही उसमें कीड़े लगते हैं। तो हमें ये सावधानी देनी है कि कटाई के समय से ही हमको सावधान होना है कि कीड़े अगर उसमें है तो स्टैंडिंग क्रॉप में ही है उसका उपचार कर लेते हैं या फिर हम अगर बोरे में रखते हैं तो बोरे को उपचार कर लेते हैं या फिर जिस साधन से ले जाते हैं उसका उपचार कर लेते हैं ताकि कीड़े ना लगे। और जिस गोडाउन में रखना है उस गोडाउन में भी अगर छिद्र वगैरह है तो छिद्र को बंद कर देते हैं और उसमें जो है केमिकल का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्या कि कुछ सावधानियाँ हमारी है कि हम गोदाम में अगर हम उसको स्टोर करते हैं तो पहले क्या सावधानी रखनी है। तो सबसे पहले किसान भाई हमें ये देखना है क्या कि किसी भी अनाज को भंडारण करने के लिए उसका मॉइस्चर कंटेंट क्या है, उसमें नमी कितनी है। तो नमी की मात्रा जो है 10% या उससे कम होनी चाहिए, 8 से 10% होनी चाहिए। तो अगर आप इसे नाप नहीं सकते हैं तो किसान भाई आप इसको सुखाने के समय में यह ध्यान दें कि अगर उसको दांत में दबाते हैं कट सा आवाज़ करता है इसके मतलब कि वो सूख गया और इस अनाज को ही हमें भंडारण करना है। तो ये अनाज अगर गर्म है तो गर्म अनाज को ही भंडारण नहीं करना है, 4-5 घंटे उसको छाया में रखते हैं तब इसको भंडारण करना है। और भंडारण करते समय हम ये ध्यान देना है कि भंडारण किस विधि से करते हैं। भंडारण करने की 2 विधियाँ हैं। एक तो है कि बल्क में इसे रखते हैं जिसे है कोठी में या फिर ज़मीन में ढेर लगाकर इस तरह से रखते हैं या फिर इसको बैग में रख के हम उसको भंडारण करते हैं। तो अगर हम इसको भंडारण जिस विधि से करते हैं और जिस चीज़ में करते हैं तो सबसे पहले उसको केमिकल हम ट्रीटमेंट करते हैं। मान लिया कि किसी भी कोठी में करते हैं या किसी भी रूम में हम रखते हैं इसे तो मालाथियान का स्प्रे करते हैं। उसकी मात्रा है कि 3 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बना के हम उस जगह में स्प्रे करते हैं। 3 लीटर पानी में 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में हम उसको स्प्रे करते हैं। साथ ही साथ अगर हम स्टोरेज स्ट्रक्चर हमारे पास है तो उसमें भी हम मालाथियान का स्प्रे कर देते हैं और दीवार वगैरह में छिद्र है उसे बंद करके उसमें भी स्प्रे करते हैं। और अगर हम जिस बोड़े में रखते हैं उसे या तो है बॉइलिंग टेम्परेचर पे है उसको 15 से 20 मिनट जो है बॉइलिंग टेम्परेचर पे उसको हम पानी में डाल देते हैं या फिर हम उसे जो है मालाथियान का स्प्रे करते हैं और इस प्रकार उसमें भर के हम रखते हैं। अगर हम उसको ढेर करके या किसी गोडाउन स्टोरेज स्ट्रक्चर में रखते हैं तो उसमें सेल्फॉस का 1 टिकिया एल्युमिनियम फास्फाइड जो है उसका 1 टिकिया 1 क्विंटल में हम रखते हैं और करीब 6-7 दिन में वो कीड़े मर जाते हैं। और अगर हम उसे बोड़े में करके रखते हैं तो हमें ध्यान देना है कि बोड़े को ज़मीन पे ना रखें, फर्श पे उसे प्लास्टिक बिछा के रखें या लकड़ी के तख्ता पे रखें और दीवार से 3 मीटर की दूरी मेंटेन करें और बोड़े को एक दूसरे के ऊपर करीब 5-6 फीट तक जो है ऊंचाई तक ही हम उसको रखते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को आप बताइए कि भंडारण करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। किसान भाई हम ये जानते हैं क्या कि उचित भंडारण के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए रूम का वो 20 डिग्री सेल्सियस से कम होनी चाहिए और उसका जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो उसका 30 से कम होनी चाहिए। तो हमें ये ध्यान देना है कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो एरेशन दे उसमें, और अगर वर्षा ऋतु का समय है टेम्परेचर लो हो जाता है तो हम उस केस में है कि कमरे को बंद कर देते हैं और उसमें ठंडे के समय में अगर है टेम्परेचर ज़्यादा लो हो जा रहा है तो उसमें हीटर का भी उपयोग करते हैं। हमारे झारखंड परिवेश में, हमारे गांव घर के परिवेश में जो अन्न भंडारण में एक महत्वपूर्ण समस्या जो है वो है चूहों का। तो इससे कैसे निपटा जाए, इसके क्या उपाय हो सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चूँकि चूहे हमारे बहुत परेशान करते हैं और ये जो चूहे हैं जितना खाता है
उसका 10 गुना ये अपने मल मूत्र द्वारा जो है फसल को नष्ट कर देता है, अनाज को नष्ट कर देता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको इस चूहे को रोकने के लिए सबसे पहले तो है कि वो कमरे की खिड़की दरवाजे वो उसको बंद रखें जिससे वो इंटर ना करे। और इसके लिए एक केमिकल आता है जिंक फॉस्फाइड, इसको हम उपयोग में ला सकते हैं। इसको हम जो है आटे में मिला के या रोटी में मिला के उसको हम रख देते हैं किसी एक किनारे पे। उसके द्वारा जो है चूहे जब इसे खाते हैं तो मर जाते हैं। और एक इसका उपाय है क्या कि हम जिस अन्न को जिस टेबल पे रखते हैं या जो कोठी जो बना होता है, कोठी का स्ट्रक्चर जो बना होता है उसमें जो पैर होते हैं, पैर में एक कोनिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस कोनिकल स्ट्रक्चर के कारण जो है चूहे जो है उस पर नहीं चढ़ पाते हैं और उससे हम चूहे को बचाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये थे डॉक्टर विनय कुमार जी, जिन्होंने हमारे बीच फसल कटाई के उपरांत, रबी फसल कटाई के उपरांत बहुत सारी जानकारियाँ दी सम भंडारण करने की। तो अगले अंक में हम और नई नई जानकारियों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जोहार। ये जो गर्मी के दिनों में हमें पानी की कमी हो जाती है और उसके चलते जो हम लोगों को समस्या झेलना पड़ता है वो हमें नहीं झेलना पड़ेगा। तो हम चलिए बूंद बूंद पानी बचाएं कैसे, संदेश दिखा दें। बिल्कुल बिल्कुल एक संदेश हम अपने किसान भाइयों को दिखाने जा रहे हैं। टपक टप टप टपक टप टप टपक टप टप टपक टप टपक टप टप टपक टप टपक टप टप टपक टप। ये टपक टप टप क्या है? ये है किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का आसान उपाय। कैसे? पानी की एक एक बूंद बचाइए, फसलों की सिंचाई के लिए टपकन विधि और स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाइए, यानी कि टपक टप टप से खेतों में हरियाली लाइए और जीवन में खुशहाली। टपक टप टप? हाँ भाई हाँ, ये है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। इसमें 50% तक पानी के साथ साथ उर्वरकों की बचत होती है। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। एक कमाल और, वो क्या? इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है, साथ में ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब समझ में आया टपक टप टप। ये काम बहुत ही ज़रूरी था और आपको जानकारी इसके बारे में देना भी बहुत ही आवश्यक थी, है ना? आवश्यक थी। तो आप अब क्या करेंगे आप? अरे वो आया नहीं अभी तक मिलने। कौन? अरे वही अपना नटखट। उधना? हाँ, अरे नटखटे है झुमकी बहन। हाँ, जून काजून। बाप रे बाप, उसके जून से तो हम जुलाई आता है।